हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, जो कि एक जेफरी चौसर का लॉन्ग क्वेश्चन है। द एज ऑफ चौसर एज मेडिवल एज वेल एज मॉडर्न। जैसे कि ये क्वेश्चन है, दो टाइप से है। लिखा है, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एज ऑफ चौसर। चौसर के एज में जो सैलिएंट फीचर्स कौन कौन से थे, मतलब चौसर के एज में मुख्य फीचर्स या गुण कौन कौन से थे, कौन कौन से आगे फीचर्स थे। या द एज ऑफ चौसर, जो चौसर का जो एज है वो मेडिवल भी है, मतलब मध्य का भी है, और मॉडर्न भी है। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है। वैसे तो ये लिटरेचर के रूप में हर कहीं आ जाता है क्वेश्चन। ये फिलहाल बीए फाइनल में ये लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। जियोफ्री चौसर इज अ ग्रेट फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। जियोफ्री चौसर इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा या बहुत महान फिगर है, व्यक्ति हैं। ही इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ मिडिल एज पीरियड। वह मिडिल इंग्लिश पीरियड के एक महान पोइट हैं। द एज ऑफ चौसर, चौसर का एज इज कॉल्ड पुकारा जाता है मेडिवल। चौसर के एज को मेडिवल कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इट वाज द एज ऑफ चिलेवरी, बार, लव एंड रिलीजन। क्योंकि जो एक एज था वो चिलेवरी का था, इससे कहते हैं साहस का, बार युद्ध का था, लव प्रेम का था, रिलीजन धर्म का था। क्योंकि ये एक साहस, युद्ध, प्रेम और धर्म का एक एज था। ही इज फेमस, वह फेमस हैं फॉर इज वर्क, अपने कार्य कैंटरबरी टेल्स। जो कैंटरबरी टेल्स है इनका, इस कार्य के लिए वे मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ही इज कॉल्ड, उन्हें पुकारते हैं द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। उनके लिए फादर ऑफ इंग्लिश भी या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। ये थी इसकी फर्स्ट हेडिंग। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग, द एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन। द एज, जो एज अनरेस्ट होता है चिंता का या बेचैनी का, एंड ट्रांजिशन परिवर्तन, एक अनरेस्ट और ट्रांजिशन का एक एज। तो जियोफ्री चौसर इज फेमस पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जियोफ्री चौसर इंग्लिश लिटरेचर के एक महान पोइट हैं। इट वाज एन एज, ये एक एज था, ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन। ये एक अनरेस्ट या बेचैनी या चिंता का, एंड ट्रांजिशन और एक परिवर्तन का एज था। दिस एज बाज अ मीटिंग, ये एक ऐसा एज था जिसमें मीटिंग थी, मिलन था, ऑफ टू पीरियड्स। ये एक ऐसा एज था जिसमें दो पीरियड्स आपस में मिलते थे। कौन कौन से? द ओल्ड एज एंड द न्यू एज। ओल्ड एज और न्यू एज, इधर द मेडिवल एंड द रेनेसा। मेडिवल और रेनेसा ये भी आपस में मिल रहे थे एज। देयर वर सीन मैनी चेंजेस इन दिस पीरियड, और इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे, या इस एज में बहुत सारे परिवर्तन देखे गए। द चर्च बाज अटैक्ड, और जो चर्च थी उस पर अटैक किया गया, बाय द प्रोटेस्टेंट्स, लाइक बाइक्लिफ एंड लैंगलैंड। जो जॉन बाइक्लिफ थे और विलियम लैंगलैंड, ये दो राइटर्स जो थे, जो कि जियोफ्री चौसर के समय के थे, तो इन्होंने जो है इस पर, चर्च पर बहुत अटैक किया, मतलब अपनी रचनाओं के द्वारा। उसके बाद हेडिंग आती है आपकी, हेडिंग नंबर 3, पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द एज। इस एज की पॉलिटिकल कंडीशन। तो चौसर थे, बॉर्न पैदा हुए थे इन द टाइम ऑफ एडवर्ड थर्ड। जब चौसर का जन्म हुआ था उसमें शासन था एडवर्ड थर्ड का। ही लिव्ड थ्रू द एज ऑफ रिचार्ड, और वे रिचार्ड सेकंड के समय तक भी थे। चौसर सा मैनी पॉलिटिकल चेंजेस इन हिज लाइफ, और चौसर ने अपने जीवन में बहुत सारी परिवर्तन को देखा है। चौसर ने अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तनों को देखा। द एज ऑफ चौसर, और जो चौसर का एज था, बाज वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टाइम वाला था। हिज एज बाज द पीरियड ऑफ सक्सेसिव वार्स। उनका जो एज था वह एक पीरियड था सक्सेसिव क्लॉज, जिसमें सफलतापूर्वक युद्ध हुआ था
विद फ्रांस, जिसमें फ्रांस के साथ सफलतापूर्वक युद्ध को लड़ा गया था। अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस, बहुत सारी राजनीतिक परिवर्तन, ऑफ ट्रबल्स, परेशानियों की, या कह सकते हैं बहुत सारी राजनीतिक समस्याएं, ग्रू, बढ़ी, ड्यू के कारण, रिचार्ड की अनवाइज एंड डेस्पोटिक रूल्स, जे डेस्पोटिक का मतलब हुआ निरंकुश, रिचार्ड के अनबुद्धि या बेवकूफ़ी और निरंकुश शासन के कारण इसमें कुछ राजनीति में कुछ कठिनाइयाँ, समस्याएं आईं। उसके बाद आती है हेडिंग नंबर 4, द ब्लैक डेथ। इसको पहले भी डिस्कस किया था, फिर देखते हैं इसे ब्लैक डेथ ये है क्या। तो द ब्लैक डेथ, जो ब्लैक डेथ है, वाज वन ऑफ द मोस्ट डिवेस्टिंग पेंडेमिक इन ह्यूमन सोसाइटी। द ब्लैक डेथ, जो ब्लैक डेथ है वह थी वन ऑफ द मोस्ट, सबसे अधिक, डिवेस्टिंग होता है प्रभावशाली, पेंडेमिक इन द ह्यूमन सोसाइटी, ये मानव समाज में सबसे प्रभावशाली, पेंडेमिक जिसे बोलते हैं महामारी, पेंडेमिक मीन्स महामारी, जैसे कि अभी हमारे समय में मार्च में कोरोना में, ये जो कोरोना हुआ था तब उसमें सरकार ने घोषित की थी इसे महामारी। तो जो ब्लैक डेथ थी वह हमारे मानव समाज में बहुत ही प्रभावशाली महामारियों में से एक महामारी थी। इट स्प्रेड, ये फैल गई अक्रॉस यूरोप इन 1347, और 1347 में यूरोप में फैल गई, एंड किल्ड मोर देन 4 मिलियन पीपल, और इसने 4 मिलियन लोगों से ज़्यादा लोगों को मार दिया। जैसे कि 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन में लगभग 10 लाख के करीब होते हैं, 9.7 कुछ इस तरह से, करीब 40 लाख लोग मारे गए थे, ये कह सकते हैं। तो 4 मिलियन लोग, बल्कि इससे ज़्यादा है, कल लिखा है कि मोर देन 4 मिलियन पीपल, 4 मिलियन लोगों से ज़्यादा लोग मार दिए गए थे या मर गए थे, किसमें, इस पेंडेमिक में। और ये कब आई थी, ये 1348 से 49 तक ये आई थी। द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ प्लेग, जो प्लेग सबसे पहली बार फैला था, स्वेप्ट अक्रॉस इंग्लैंड, ये इंग्लैंड को पार करके बाहर गया, इंग्लैंड को पार कर गया। ब्लैक डेथ रिजल्टेड इन मैनी सोशल चेंजेस, जो ब्लैक डेथ हुई थी, इस ब्लैक डेथ की वजह से बहुत से सोशल चेंजेस आए, सामाजिक परिवर्तन आए बहुत से। सामाजिक परिवर्तन में क्या, जैसे कि जो पॉपुलेशन है, डिक्रीज मीन्स, डिक्रीज क्या होता है, इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज कम होना। जो पॉपुलेशन थी वो तो डिक्रीज हो गई, कम हो गई। जो लेबर है बीकेम लेस, थोड़ा लेबर भी थोड़ा कम हो गया, मतलब काम भी थोड़े कम हो गए, जनसंख्या भी कम हो गई। उसके बाद हेडिंग आती है आपकी, हेडिंग नंबर 5। हेडिंग 5 है करप्शन इन द चर्च, चर्च में करप्शन। तो देयर वर मच करप्शन, सॉरी बाज होगा यहाँ पे, देयर वाज मच करप्शन इन द चर्च। अब एक समय ऐसा आ गया, ब्लैक डेथ हुई और जी और कुछ घटनाएं हुई थी इस पीरियड में, तो इसके बाद में करप्शन, मतलब जो चर्च थी पहले तो सही थी, लेकिन इस पीरियड में आके चर्च में बहुत सारा करप्शन फैल गया, करप्शन ही फैल गया। लोग जो है, जो पादरी जो होते हैं, सामंत होते हैं, उन पर ज़्यादा बिलीव करने लगे। और देयर बाज अ टाइम, एक समय था बेहद, जब चर्च बाज कंसिडर्ड द होली प्लेस, लेकिन इससे पहले का जो समय था उसमें जो चर्च जो थी इन्हें माना जाता था होली प्लेस, एक पवित्र स्थान। बट लेकिन इट हैज़ लॉस्ट इट्स रिस्पेक्टेबल प्लेस, लेकिन इसके बाद में जैसा ये एज आया चौसर वाला, इस एज में जो लोग इसे मानते थे होली प्लेस, इसने अपना सम्मान खो दिया। मतलब लोग इसे अब उन्होंने होली प्लेस मानना बंद कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारा करप्शन फैल गया। इट हैज़ लॉस्ट इट्स स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, और इसने, किसने, जो चर्च है, चर्च ने अपना आध्यात्मिक प्रभाव खो दिया। द मॉन्क्स ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम, इस पीरियड ऑफ टाइम में जो मॉन्क्स यानी भिक्षुक थे, भिखारी थे, बर सीकिंग प्लेजर, ये भी आनंद खोज रहे थे। इस समय में जो भिक्षु थे, जो भीख मांगते हैं, ये लोग अपने लिए कौन सा आनंद खोज रहे थे, मतलब ये भी चाहते थे कि हम अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करें। ये भूल गए कि हमारा काम ये भिक्षा मांगना और खाना है। उसके बाद आया द राइज ऑफ ह्यूमनिज्म, राइज ऑफ ह्यूमनिज्म, ह्यूमन होता है मानव, तो ह्यूमनिज्म क्या हो जाएगा,
मानवतावाद। तो क्या मतलब हुआ कि राइज ऑफ ह्यूमनिज्म, मानवतावाद का उदय, किस तरह से मानवतावाद का उदय हुआ। तो इन 14th सेंचुरी में देयर केम अ ग्रेट इंटरेस्ट इन लर्निंग। जैसे जैसे 14th सेंचुरी आई तो लोगों का लर्निंग, ज्ञान मतलब सीखने में बहुत सारा इंटरेस्ट जागा, लोगों को बहुत सारा इंटरेस्ट जागा 14th सेंचुरी में लर्निंग के लिए। द पीपल ऑफ दिस एज, इस एज के जो लोग थे, वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स, वे नई चीज़ें सीखना चाहते थे। दीज चेंजेस केम फ्रॉम इटली, और जो ये चेंजेस जो थी, ये सारी जो चेंजेस थे वो कहाँ से आए? इटली से आए, ग्रीक से आए और रोम से आए। मतलब इटली, ग्रीक, रोम से ये सभी परिवर्तन आए कि लोगों ने नई चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया, या नई चीज़ों को सीखने के लिए वो एगर थे। द लीडर्स ऑफ दिस ग्रेट रिवाइवल, इस महान रिवाइवल कह सकते हैं पुनर्जागरण, इस महान पुनर्जागरण के जो नेता थे, लीडर जो थे, जिनकी वजह से ये ह्यूमनिज्म का उदय हुआ था, वर टू ग्रेट इटालियन राइटर्स, वे दो महान इटालियन राइटर्स थे, पेट्रार्क और बोकेसियो। ये दो थे, पेट्रार्क भी था इटली का, बोकेसियो भी था इटली का। थ्रू देयर वर्क, उनके वर्क से होकर ह्यूमनिज्म इंटर्ड इंग्लैंड, और इन्हीं के दोनों के जो वर्क लिखे गए हैं, उन वर्क से होकर ह्यूमनिज्म कहाँ पहुँचा? इंग्लैंड पहुँचा। ये हेडिंग हो गई नंबर 6। उसके बाद एक हेडिंग और रहेगी, लास्ट वाली देखते हैं, ये कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है इसका। इन दिस वे वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जियोफ्री चौसर इज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जियोफ्री चौसर इंग्लिश लिटरेचर के एक महान पोइट हैं। ही इज कॉल्ड, उन्हें पुकारा जाता है, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, उन्हें रेनेसा का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। कहने का मतलब है उन्हें पुनर्जागरण काल का एक सुबह का तारा कहा जाता है, या उदय का तारा। ही इज आल्सो द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है। देयर वर मैनी मेन पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल टेंडेंसीज इन द टाइम ऑफ चौसर। क्या मतलब हुआ? देयर वर थी मैनी, बहुत सारी, मेन मुख्य, पॉलिटिकल राजनीतिक, सोशल सामाजिक, रिलीजियस धार्मिक, एंड इंटेलेक्चुअल टेंडेंसीज, इंटेलेक्चुअल होता है बौद्धिक, और टेंडेंसीज प्रवृत्तियाँ, इन द टाइम ऑफ चौसर, चौसर के समय में। कह सकते हैं कि चौसर के समय में बहुत सारी मुख्य राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक प्रवृत्तियाँ थीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बीए फाइनल के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।